हाँ जी बेटा, अपनी बुक का पॉलिटिकल का पोर्शन निकालिए। ठीक है, पॉलिटिकल का पार्ट निकालिए और लेसन 1 निकालिए। लेसन का नाम है लोकतंत्र क्या है और यह क्यों आवश्यक है। देखिए, लोकतंत्र क्या है। सबसे पहले आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लोकतंत्र। मेरे साथ साथ लिखते जाओ। दिख रहा है ना ब्लैक बोर्ड आपको? हाँ जी। बुक का पेज नंबर है आपका ये, पॉलिटिकल का फर्स्ट लेसन है और बुक का पेज है C3। ठीक है, लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है, यानी सरकार को चलाने की एक ऐसी शासन पद्धति है जिसमें लोग देश के शासन में स्वतंत्र रूप से भाग लेते हैं। यानी जो सरकार बनती है, शासन किसको कहा जाता है? सरकार। शासक सरकार के रूप में काम करती है और शासन जो प्रतिनिधि हम चुनकर भेजते हैं उनके द्वारा चलाया जाता है। वे अपने प्रतिनिधियों का चयन करते हैं और जो उनकी ओर से शासन करते हैं। दोबारा से देखिए लाइन को। लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें लोग देश के शासन में स्वतंत्र रूप से भाग लेते हैं। इस लाइन को देखो, लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है, यानी इस शासन को चलाने का एक ऐसा रूप है जिसमें लोग ही प्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर चलाते हैं और वे अपने प्रतिनिधियों का चयन करते हैं, यानी अपने बीच से ही वो नेता चुनते हैं और चुनकर सरकार बनाने के लिए आगे मंत्रिमंडल में भेजते हैं, जो उनकी ओर से शासन करते हैं। और ये नेता जिनको चुनकर लोग भेजते हैं वो ही लोगों की तरफ से शासन करते हैं। इसलिए लोकतंत्र किसे कहते हैं? लोगों का शासन। लोक प्लस तंत्र। लोक प्लस तंत्र यानी लोगों का शासन, जिसमें लोग खुद शासन करते हो। कई तरह के शासन होते हैं, किसी में राजा शासन करता है, किसी में सेनापति करता है, लेकिन लोकतंत्र की जो प्रणाली है उसमें लोग खुद शासन करते हैं। किस रूप में करते हैं? अपने बीच से ही। आपने देखा होगा जब चुनाव होते हैं आपके आसपास, तो आप लोगों में से ही, हम लोगों में से ही उम्मीदवार खड़े करते हैं हम, और उनको हम वोट डालकर जिताते हैं। जो बहुमत हासिल करता है वो मंत्रिमंडल में जाता है, फिर वहां पर राज्यसभा और लोकसभा के चुनाव होते हैं, फिर सरकारें बनती है। क्लियर बेटा? हाँ, सरकार अपने सभी निर्णयों और नीतियों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने कोई भी निर्णय ले लिया और थोप दिया, नहीं। अगर वो कोई निर्णय लेती है, कोई नीति बनाती है, किसी योजना को लागू करती है, तो उसके लिए वो जनता के प्रति उत्तरदायी होगी। उसको उत्तर देना पड़ेगा कि किस चीज को सोचकर उन्होंने इस निर्णय को लिया है, जनता के हित में उसके क्या फायदे जाएंगे। अगर कोई फैसला ऐसा लिया गया कि जिससे जनता को लाभ नहीं होगा, तो वो अनदेखा करना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा उस निर्णय को। जनता क्यों चुन के भेजती है नेताओं को? ताकि वो लोग जनता की सुने, और जब जनता ने उनको चुनकर भेजा है तो नेताओं का फर्ज बनता है कि वो जनता की सुने। अगर वो नहीं सुनते हैं तो हमारे देश में 5 साल बाद फिर चुनाव होते हैं, उनको हटा दिया जाएगा, कोई और दूसरे व्यक्ति सरकार बनाएगी, कोई दूसरे दल की सरकार बनेगी। इस तरह से सरकार को भी डर कर रहना पड़ता है लोगों से कि इन लोगों ने ही हमें जिताया, अगर हमने इनके लिए सही से काम नहीं किया तो ये हमें हटा भी सकते हैं। वो लोग खुद शासन नहीं करते, जनता की ओर से शासन करते हैं। अब सरकार अपने सभी निर्णयों और नीतियों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। अब्राहम लिंकन ने भी कहा है, अब्राहम लिंकन की कोटेशन है, बहुत अच्छे ये दार्शनिक रहे हैं। अब्राहम लिंकन बहुत इतिहास को लेकर इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी हासिल की है, और ये अमेरिका के राष्ट्रपति भी है थे। जनता के द्वारा और जनता के लिए काम करने वाली सरकार होती है। लोकतंत्र एक ऐसी सरकार होती है जो जनता की सरकार होती है, यानी जनता में से ही, पब्लिक में से ही जो नेता होते हैं वो चुनकर सरकार बनाते हैं, और फिर जनता के लिए ये लोग काम करते हैं।
अब भी नहीं आ रही बेटा? हेलो। हाँ जी, एक सेकंड देखने की गलती है। कुछ आ रही है बेटा आप आवाज? ठीक है, ठीक है। अब्राहम लिंकन ने क्या लिखा लोकतंत्र के बारे में? कि जो लोकतंत्र है वो किसकी, तीन चीज कही इन्होंने। कौन सी? पहली क्या कही? जनता की। जनता के लिए और जनता के द्वारा। जनता के द्वारा, जनता के लिए जो सरकार काम करती है वो क्या कहलाती है? लोकतांत्रिक। अब देखो इसको समझो। जनता की यानी हम लोगों में से ही कुछ नेता चुनकर हम मंत्रिमंडल तक भेजते हैं। जिसको बहुमत हासिल होगा वही मंत्रिपरिषद में जाएगा, वही सरकार के गठन में सहयोग देगा। जनता में से जिसकी रुचि होती है, जो राजनीतिक दल बनाते हैं, उसका जो मुखिया होता है वो चुनाव के लिए एक प्रत्याशी चुना जाता है। इलेक्शन होते हैं, फिर जिसको बहुमत होता है वो, ऐसा नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को उठाया और सरकार बना दे, नहीं। हम लोग खुद सोचते हैं कि ये आदमी अच्छा है, हमारे लिए सही से काम करेगा। एक ही गांव से, एक ही क्षेत्र से बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन जिसको लगता है कि हाँ ये सही लायक आदमी है देश की शासन को चलाने के लिए, तो उसको चुना जाता है। ये जनता की सरकार कही जाती है क्योंकि हम और आप लोगों के बीच में से ही उम्मीदवार चुनकर आगे भेजे जाते हैं। फिर जनता के द्वारा उनका चुनाव भी जनता ही करती है, जो वोट डालते हैं। अगर जनता चुनाव नहीं करेगी तो उम्मीदवार ही नहीं जीतेगा। जनता में से ही तो वो व्यक्ति खड़ा होता है और जनता के द्वारा ही उसका इलेक्शन होता है, क्योंकि जनता अपना चुनाव डालकर अपना बहुमत देती है, उसको समर्थन देती है कि हाँ इसको सरकार बनाने के काबिल है, ये इसको जगह दी जाए। और जनता के लिए फिर वो व्यक्ति जीत जाता है तो वो जनता के लिए काम करता है। अगर वो जनता की भलाई के लिए काम नहीं करेगा तो उसको आगामी 5 वर्षों के बाद उसको हटा दिया जाए। आने वाले 5 साल के बाद सरकार चेंज कर दी जाएगी। तो सबसे अच्छी बात अब्राहम लिंकन ने भी यही बात कही, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने। पाश्चात्य देशों में लोकतंत्र की, क्या हो गया? हेलो, आवाज नहीं आ रही अब भी? हेलो मयंक, बेटा आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो, है आवाज आ रही है? हेलो। पाश्चात्य देशों का मतलब होता है विदेश, जो पश्चिमी देश है। लोकतंत्र की अवधारणा यूनान के नगर राज्य एथेंस में 1000 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व के दौरान विकसित हुई थी। यानी लोकतंत्र जो था ये सबसे पहले यूनान के नगर एथेंस में विकसित हुआ, 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 323 ईसा पूर्व के दौरान। इसे अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी। अंग्रेजी में इसका नाम है डेमोक्रेसी और हिंदी में इसे कहते हैं लोकतंत्र, लोगों का तंत्र। जो यूनानी भाषा के दो शब्दों किस किस से बना है? डेमोसिया और क्रेटिया। यूनानी भाषा डेमोक्रेसी जो है ये यूनान का शब्द है, यूनानी भाषा का शब्द है, यूनानी भाषा के दो शब्दों के मेल से बना है। कौन कौन से दोनों शब्द?
यूनान के दोनों शब्द है डेमोस और क्रेटिया। डेमोस प्लस क्रेटिया आपकी बुक में है, वहां से भी देख सकते हो। डेमोस का अर्थ है जनता और क्रेटिया का अर्थ है शासन। इसका मतलब ये जो डेमोस है इसका मतलब जनता और इसका मतलब हुआ क्रेटिया का शासन, यानी जनता का शासन। क्या बन गया? डेमोक्रेसी। यूनान के नगर राज्य एथेंस में प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। लोकतंत्र भी दो तरह का होता है, एक प्रत्यक्ष और एक प्रतिनिधि। तो यहाँ पर जो यूनान का नगर राज्य एथेंस, वहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था जो थी वो प्रत्यक्ष रूप से होती थी। यूनान के नगर राज्य में रह रहे कौन कौन लोग रहते थे उस समय यूनान में? दास, जिनको राजा युद्ध में जीत कर लाता था या खरीद लिए जाते थे, उन लोगों को दास कहा जाता था। महिलाएं और विदेशियों को छोड़कर सभी स्वतंत्र व्यक्तियों को एक साथ मिलकर नियम बनाने का अधिकार प्राप्त था। इस यहाँ पर यूनान की बात बता रहे कि वहां पर दासों का कोई औचित्य नहीं था, उनको छोड़ दिया जाता था। महिलाओं को कोई वोट का अधिकार नहीं था और विदेशी जो भी वहां रहने आते थे उनको भी ये समझा जाता था कि बाहर के लोग हैं, तो इसलिए इनके वोटों की यहाँ पर कोई गणना नहीं होगी। तो सभी स्वतंत्र व्यक्तियों को एक साथ, बाकी जितने भी स्वतंत्र लोग थे उनको एक साथ नियम बनाने का अधिकार प्राप्त था। इस प्रकार सीमित लोकतंत्र था जो केवल स्वतंत्र नागरिकों के लिए था। कहां पर? एथेंस में। इतना क्लियर है बेटा? समझ आ गया आपको इतना? हाँ, यहाँ पर आज की डेट डालो, ऊपर डेट डालो और अपनी अटेंडेंस को क्लिक करो बेटा। रजनी अटेंडेंस लगाओ, यहीं पे देखो अटेंडेंस का कॉलम होगा जहां पर आप पढ़ रहे हो, ढूंढो और उसको क्लिक करो बेटा। देखो आप मिलेगा। टीचमेंट ऐप में जहां आपने क्लास ले रखी है ना, इसको देखो। टीचमेंट ऐप पे देखो, सारे ऊपर ऊपर दे रखे हैं ना, सब चीजें दे रखी है ऊपर, अटेंडेंस या जो भी आपकी होगी टेस्ट वगैरह, उसमें देखो। दिख गया? देखो 1 मिनट के लिए कहाँ मिलेगी इनको? बेटा जब आप टीचमेंट एप्लीकेशन खोल के अपनी क्लास में जाओगे ना तो अटेंडेंस का आएगा कॉलम, उसको आपने करना टिक। टिक करना, आपकी अटेंडेंस शो नहीं हो रही, 10th वालों की सबकी होती है, आपकी नहीं हो रही है। कोई बात नहीं, जो आ रहे हो वो तो करो ना, आप लोगों की तो प्रेजेंट लगे, जो क्लास में आ रहे हो वो तो करो ना, जो नहीं आ रहे उनकी तो फिर अपने आप मैडम बात करेंगी। आज दिखाएगा, आज दिखाएगा, देखो आप आज की करो, दोनों कर देना, रजनी आप भी कर देना। रोमन, अब वो बताई थी हमने एथेंस के बारे में, अब रोमन गणराज्य में भी प्रतिनिधिक लोकतंत्र के कुछ तत्व विद्यमान थे। जो रोमन गणराज्य था ना, वहां पर भी ऐसा देखा गया कि प्रतिनिधि लोकतंत्र है, कुछ चीजों से वहां पर ये महसूस हुआ। कुछ सार्वजनिक पदों पर जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि नियुक्त किए जाते थे। सार्वजनिक पद यानी जो सबके लिए होते थे, जिन पदों को मतलब भरा जाता था तो पूरी जनता उसके लिए अपने आवेदन दे सकती थी। रोमन साम्राज्य ने ही विश्व को गणतंत्रवाद की अवधारणा से परिचित कराया। जो आज हम गणराज्य बने बैठे हैं या गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तो वो हमने रोमन साम्राज्य से सीखा। रोमन साम्राज्य के किसी भी शासक या तानाशाह के पास इतना साहस नहीं था कि वह सम्राट या राजा आदि की पदवी धारण कर सके। यानी रोमन साम्राज्य के जो भी राजा हुए या जो भी शासक हुए, उनके पास इतना हिम्मत नहीं थी कि वो खुद को सम्राट या राजा या रानी कहकर राज्य कर सके। तो उन्होंने प्रतिनिधि लोकतांत्रिक व्यवस्था को आगे बढ़ाया। आधुनिक समय में केवल अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था ही पाई जाती है।
दो तरह का लोकतंत्र बताया यहाँ पर। लोकतंत्र एक प्रत्यक्ष, दूसरा अप्रत्यक्ष, जिसको हम प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कह सकते हैं। प्रत्यक्ष का मतलब होता है आमने सामने किसी चीज की सहमति होना, मतलब प्रत्यक्ष सामने किसी चीज का रिजल्ट निकल के आना, सामने वोट डलना। जब प्रत्यक्ष अब मुमकिन नहीं है, इतना बड़ा कोई भी स्थान नहीं है जहां पर पूरे देश की जनता को एकत्रित करके एक साथ वोट डलवाया जाए। ऐसा प्रत्यक्ष लोकतंत्र में होता है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है इस तरह से होना। कितना बड़ा, अगर हम अपने भारत का एग्जाम्पल ले तो कितना बड़ा भारत है और कितने राज्यों के, कितने क्षेत्रों के लोग इसमें शामिल है, और एक जगह इतना बड़ा कोई भी स्थान नहीं है जहां पर कि इतने लोगों की व्यवस्था वोटों की जाए या सबको एक जगह एकत्रित करके वोट करवाया जाए। उसके लिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र चाहिए होता है, जो हम नहीं उसके थ्रू चलते हैं। अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र के द्वारा यहाँ पर इलेक्शन होते हैं, अपने अपने एरिया में सबके चुनाव करवाए जाते हैं, वहां से उम्मीदवार को चुना जाता है और फिर वो प्रतिनिधि के रूप में पूरी जनता जहां से वो चुन कर आए उनके लिए काम करता है। तो यहाँ पर प्रतिनिधि लोकतंत्र है। इसी तरह से आधुनिक समय में केवल अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक की भाई सामने तो संभव नहीं है, तो अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाओ। जनता द्वारा अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है। कौन से ढंग से? अप्रत्यक्ष रूप से, जिसे हम प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कह सकते हैं, क्योंकि जनता यहाँ से अपने एक उम्मीदवार को चुनकर भेजती है और वही उसकी तरफ से शासन करता है। जनता द्वारा अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है और जो उनके लिए कानून बनाते हैं, ये प्रतिनिधि क्या करते हैं? मंत्रिमंडल में जाएंगे, अपने जनता की हित के लिए कानून बनाएंगे। देश के विशाल आकार और विशाल जनसंख्या को देखते हुए आधुनिक समय में प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है। मैंने आपको पहले बताया, इतनी विशाल जनता है, किसी भी देश की ले लो, आबादी बढ़ रही है, चाइना की ले लो, भारत की ले लो, आप किसी की भी ले लो, हर जगह पर जनसंख्या बढ़ती जा रही है। इतनी विशाल आबादी को क्या हम एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं? आप सोच के देखो, कल्पना करो, कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। किसी भी एक क्षेत्र में कौन तो इतनी व्यवस्था करेगा इनके रहने की, कौन इतनी व्यवस्था करेगा इनको पहुंचाने की, इतने साधन कहां से आएंगे और फिर ले जाकर इनको इकट्ठा कहां करेंगे? फिर इलेक्शन की व्यवस्था एक साथ पूरे देश में नहीं हो सकती। विभिन्न चरणों में चुनाव होते हैं, विभिन्न वार्डों को 4-4, 5-5 के अंतर पे लिया जाता है, दिनों का भी गैप छोड़ा जाता है, काफी लंबा प्रोसीजर है। तो प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली आज के दौर में संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है और बढ़ती हुई आबादी और जगह इतनी कहीं भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र के हिसाब से चुनाव कराते हैं। लोकतंत्र की अवधारणाएं और सिद्धांत अचानक ही विकसित नहीं हो गए, यानी ये लोकतंत्र का जो दिमाग में आया कि जनता का शासन होना चाहिए, जनता के लिए काम होना चाहिए, ये क्या चीजें सब अचानक से आई? नहीं, इनको विकसित करने में टाइम लगा। दिमाग में थी लेकिन मौका नहीं था, और जैसे ही समय मिला इन चीजों को अप्लाई किया गया। यह एक क्रमिक प्रक्रिया थी, बारी बारी से इसको लाया गया। दुनिया भर में हुई अनेक क्रांतियां लोकतंत्र के उदय और विकास का कारण बनी। यानी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है ना, ये सहज नहीं आई है। देखो, राजाओं का शासन होता है, गद्दी की लड़ाई होती है, जिसको एक बार शासन का चस्का लग जाता है वो सहज नहीं छोड़ता। लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो सारी बागडोर जनता के हाथ में होती है, जिसको चाहे वो जिताए और शासन करवाए, जिसको वो ना चाहे उसको वोट देकर हरा के किसी दूसरे अगले कैंडिडेट को लाए। लेकिन किसी समय में पैतृक आधार पर राजाओं के द्वारा शासन होता था। पहले राजा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका। अंग्रेजों के समय में लड़ाइयां हुई थी, वो क्यों हुई थी? क्योंकि किसी भी बच्चे किसी राजा के कोई बच्चे नहीं होते थे, संतान नहीं होती थी, तो गोद लेकर गद्दी करवाना चाहता था ताकि अंग्रेजों के हाथ में शासन ना जाए। झांसी की रानी की जो आपने चर्चा सुनी होगी, उसने भी तो दत्तक पुत्र लिया था, दामोदर राव, जिसके थ्रू वो गद्दी को चलाना चाहती थी, शासन को, कि अंग्रेजों के हाथ में ना जाए, मेरे पुत्र के हाथ में जाए। तो ये एक वंशानुगत परंपरा थी राजाओं के हाथ में, सहज नहीं था उस शासन को लेना। और भारत में भी राज्य रजवाड़े थे, बहुत ऐसे शासन कर गए जो लोग, मुगलों का शासन आया, फिर पठानों का आया,
बहुत सारे ऐसे लोग शासन कर गए, उनसे बड़ी मुश्किल से लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम किया गया। कुछ ऐसे देश थे जहां पर जो महिलाएं थी उनको वोट का ही अधिकार नहीं माना जाता था, निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया जाता था उनको। मतलब एक देश में रहती हैं लेकिन उनको नागरिक नहीं माना जाता। नागरिक का अधिकार कब मिलेगा? जब आपको वोट डालने का अधिकार मिलेगा। कई देश थे ऐसे, अफ्रीका था जिसमें जो नेल्सन मंडेला हुए, उनके बहुत ज्यादा प्रयास के बाद महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला। अमेरिका था, वहां भी वोट डालने का अधिकार बहुत ज्यादा क्रांतियों के बाद, क्योंकि जनता के हाथ में शासन आ जाना। किसी नेपाल में भी काफी आंदोलन हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम करने। सुनने में देखने में बहुत अच्छा लगता है कि लोगों की सरकार है, लोगों द्वारा चुनी गई, लेकिन सहज कायम नहीं हुई। इस व्यवस्था को कायम करने के लिए बहुत योगदान देना पड़ा लोगों को। बहुत ज्यादा क्रांतियां हुई, बहुत ज्यादा आंदोलन हुए, हमारे नेताओं को जेल के धक्के खाने पड़े कई देशों में ऐसे, और हर जगह की ऐसी ही परिस्थितियां रही। उसके बाद लोकतंत्र स्थापित हुआ। अब एक एक देशों के बारे में बताएंगे कि कहां पर कैसे हुआ। ठीक है, 1688 में इंग्लैंड में हुई गौरवमयी क्रांति ने ब्रिटिश सम्राट के निरंकुश शासन को चेतावनी दी। 1688 में इंग्लैंड में क्रांति हुई, जिसको गौरवमयी क्रांति कहा जाता है, यानी कि सम्मान के लिए। भाई लोकतंत्र एक सम्मानजनक होता है, जिसका लोग सम्मान करेंगे उसी को तो शासन तक पहुंचाएंगे। उस क्रांति के स्वरूप इंग्लैंड में विधि का शासन स्थापित हुआ, कानून का शासन। क्रांति हुई कब हुई? 1688 में, और विधि का शासन स्थापित हुआ। इसका अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति कानून के अधीन है, यानी कोई भी व्यक्ति रहे, चाहे वो एक बड़ा राजनेता है, चाहे वो एक सिंपल आम आदमी है, उसको कानून के अनुसार चलना पड़ेगा। देश में स्वच्छाचारी जैसी शासन जैसी कोई चीज नहीं है, यानी स्वच्छ आचरण से शासन करना, इससे बढ़कर कोई बात नहीं है। सम्राट के निरंकुश शासन का अंत हुआ। जो सम्राट वहां पर काम करता था, निरंकुश शक्तियां प्राप्त किए हुए था। निरंकुश का मतलब होता है अपनी मनमानी चला, किसी दूसरे की ना सुनना, जो आदेश उसने दे दिया उसका फॉलो करवाना, चाहे वो आदेश मानने के लायक ही ना हो। कभी भी किसी को कठोर दंड दे देना। कई बार राजा बहुत अच्छे होते थे, बहुत अच्छे से शासन चलाते थे। बहुत सारे राजा, विक्रमादित्य राजा थे, राजा अकबर हुए, जो मुसलमान होने के बावजूद भी बहुत अच्छा शासन कर गए, हिंदुओं का सम्मान करते थे। जबकि औरंगजेब था वो कट्टर सुन्नी था, अपने भारत में उसने कितने ही हिंदुओं को मारा। तो कुछ लोग तो अच्छे होते थे, कुछ लोग गलत होते थे, लेकिन देश में कहा गया कि स्वेच्छाचारी शासन जैसी कोई चीज नहीं है। सम्राट के निरंकुश शासन का अंत हुआ। जो सम्राट निरंकुश थे, जिनकी शक्तियों पर कोई अंकुश नहीं था, मनमानी चलाते थे, वो सब खत्म हो गए। लोगों का शासन आया, विधि का शासन आया। गौरवमयी क्रांति के फलस्वरूप राजनीतिक शक्ति सम्राट के हाथों से निकलकर संसद के हाथों में आ गई, संसद बनी। जहां भी लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी बेटा, वहां पर आप ध्यान रखिए कि संसद जरूर होगी, क्योंकि संसद सर्वोच्च संस्था है लोकतांत्रिक ढांचे की। उसमें कानून बनते हैं, योजनाएं बनती हैं, लोगों से संबंधित भी विधि विधान होते हैं। सरकारों के क्या क्या रूप होने चाहिए, सरकारों को कौन से कानूनों पर चलना है, उनके कार्य क्षेत्र, उनकी सीमाएं, सब लिखित वर्णित होता है। वो बहुत बड़ा एक आलेख है, ये संविधान जीवित आलेख है, जिसमें हम परिवर्तन भी कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि भाई ये चीज गलत हो गई, इसको चेंज करना चाहिए, तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत जल्दी से नहीं होता है। 4 5 6 साल लग जाते हैं, प्रोसीजर लंबे हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल बैठती है, विचार विमर्श होता है, कई बार उन बातों को दोहराया जाता है, सोचा जाता है, फिर जाके कहीं कोई कानून बनता है। लेकिन संसद लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण पार्ट है, और हमेशा जहां पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है जिन देशों में, वहां हर एक देश की संसद है। सेकंड, सन 1789 में आपने पढ़ा, 1688 में कौन सी क्रांति हुई बेटा? गिव मी आंसर। हेलो, गौरवमयी कहां पर हुई है? कहां पर हुई है? ब्रिटेन, इंग्लैंड में। कब हुई? 1688 में। किसको हटाकर कैसा शासन स्थापित किया गया? किसको हटाकर कैसा शासन स्थापित किया गया बेटा? विधि का शासन स्थापित किया गया।
कानून के आधान, ठीक है, कानून के प्रावधान के अनुसार, और यहाँ पर निरंकुश राजतंत्र की समाप्ति हुई। यहाँ पर भी पहले राजतंत्र था, ब्रिटेन की महारानी, राजा, हम किताबों में सुनते हैं। जब लोकतंत्र नहीं था तो उससे पहले, सबसे पहले राजतंत्र स्थापित हुआ, फिर सैन्य शासन स्थापित हो, तो फिर अब विधि का शासन है, अब कानून का शासन है, संसद का शासन है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम इससे आगे फ्रांस के बारे में पढ़ेंगे। आज इतना ही पढ़ेंगे कि सबसे पहले 1788 में इंग्लैंड की क्रांति हुई, क्रांति के फलस्वरूप वहां पर वोट डाले गए और विधि का शासन स्थापित हुआ, और जो सत्ता थी वो सम्राट के हाथों से निकलकर किसके हाथों में आ गई? संसद के हाथों में। संसद होती है तो उसमें मंत्री होते हैं, फिर पूरी मंत्री परिषद की सलाह से कोई भी काम होता है। अब राजा जहां पर होगा वो अपने एक राजा के जो आदेश है वही आदेश माननीय होता है, वो जो भी करे वो सब कुछ माना जाता है। मतलब राजतंत्र में राजा की चलती है, बाकी सब लोग आदेश का अवमानना करते हैं, पालन करते हैं। लेकिन राजतंत्र में अगर राजा सही है तो शासन सही से चलेगा, नहीं तो वहां पर जनता दुखी भी हो सकती है, और बहुत से देशों में ऐसा हुआ। सबसे बढ़िया जो शासन है ना आज तक की पद्धति में, लोकतंत्र है। एक तो हमारे पास ऑप्शन है, हम इसको चेंज कर सकते हैं। एक हमारे पास ऑप्शन है कि हम अपनी मनपसंद के बंदे को बना सकते हैं, वहां तक चुनकर भेज सकते हैं, और कई चरण होते हैं जिसको पार करके उस व्यक्ति को वहां तक जाना पड़ता है, तो परीक्षा की कसौटी पर उतरता हुआ वहां तक पहुंचता है, कोई सहज नहीं है वहां तक जाना। और तीसरी चीज, अगर हमारे पास एक विकल्प और है कि अगर कहीं हमसे गलती हो गई सरकार का चयन करने में तो हम बदल सकते हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको करेंगे, ठीक है। अभी आपकी ज्योग्राफी का जो लेसन था ना, उसके कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, तो वो क्वेश्चंस आज मैं भेज दूंगी। इसलिए मैं आज पॉलिटिकल के इस लेसन के आपको एक भी क्वेश्चन नहीं लिखा रही हूँ, क्योंकि आप बीच में मिक्स कर दोगे। अब कल हमने ज्योग्राफी का, हेलो, हाँ भेजिए, आप ऐप खोल के देख लो, कल के काम में देख लो, मिल जाएगी। और आज भी मैं जो थोड़े से बचे हैं ना वो आज भेज देती हूँ, क्योंकि अगर मैंने आज इस पॉलिटिकल के भेज दिए तो आपके वो फिर बीच में आप मिक्स कर दोगे। पहले ज्योग्राफी को एक साइड करके रखो। आज जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं भेज देती हूँ, कल के आप कल की डेट के क्वेश्चंस खोल के देख लो सीआरएफ से, वहां से आपको मिल जाएंगे। बैठ के पहले इस काम को कंप्लीट करो, कल कल तक नहीं तो परसों तक करो, काम को कंप्लीट करो, ठीक है बेटा। इसलिए मैं आज इसके क्वेश्चन नहीं लिखा रही हूँ, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे आपके ज्योग्राफी के भी और इसके भी। आज मैं इतना ही कराऊंगी, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। थोड़ा थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा सा इंटरेस्ट भी बनना चाहिए। अगर हम ऐसे पढ़ते जाए मजा भी ना आए तो क्या फायदा। थोड़े से जो है काम हम पीछे चल लेंगे, लेट कर लेंगे, पर पढ़ेंगे अपने विद इंटरेस्ट, ओके। अब आप लोग बताओ, आज वाला समझ आ गया आपको कि लोकतंत्र किसे कहते हैं? बताओ बेटा। हाँ ठीक, हाँ रजनी आप ही आंसर दिया करो बेटा, बैठे मत करो, जैसे मयंक बोलता है ऐसे बोला करो बेटा, सभी को बोलने का अधिकार है, बोलो। अच्छा, लोकतंत्र कितनी प्रकार का है? अप्रत्यक्ष। आजकल जो वर्तमान है इसमें कौन सी तरह की शासन प्रणाली चल रही है बेटा? किस तरह से शासन किया जाता है? नहीं नहीं, मैं मेरा पूछने का मतलब है आज प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में से किस, हाँ प्रत्यक्ष, किस शासन के द्वारा सरकार काम करती है? हाँ प्रत्यक्ष नहीं करती, अप्रत्यक्ष से। क्योंकि प्रत्यक्ष में तो सभी को एक जगह पे इकट्ठा होना पड़ेगा, आमने सामने वोट की वो प्रक्रिया होगी, तो वो पॉसिबल नहीं है इतनी सारी आबादी के साथ, किसी भी देश में पॉसिबल नहीं है। इसलिए सभी देशों में कैसे चुनाव होते हैं? प्रतिनिधि के द्वारा, अप्रत्यक्ष रूप से। हम अपनी तरफ से, देखो सबका जाना तो पॉसिबल नहीं है, हमने अपनी तरफ से एक बंदे को भेज दिया। मान लो आपकी क्लास है और मैं कहती हूँ कि मॉनिटर किसको बनाना है भाई, कोई कहता है कि मयंक को बना दो, कोई कहता है भरत को बना दो, तो मैं क्या कहूंगी कि भाई सब अपने हाथ खड़े करो या पर्ची डालो। तो जिसके हक में ज्यादा पर्ची आएंगी, उसने ज्यादा लोगों का समर्थन प्राप्त किया है, तो उसको क्या करेंगे? हम मॉनिटर बना देंगे। ऐसे ही सरकार का काम होता है।
कि वोटों के थ्रू पूरे देश की जनता वोट डालती है और जिसको पसंद करती है उसका समर्थन करती है। बहुमत जिसको मिलता है वो मंत्रिमंडल में जाता है। इसी तरह से बहुमत क्लास में किसी बच्चे को मिला तो मॉनिटर बन जाएगा। तो ये तो छोटी सी प्रक्रिया हम क्लास में हाथों हाथ करा सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से। लेकिन अगर पूरे स्कूल में से गर्ल बॉय और गर्ल इसको कैप्टन को चुनना पड़े तो फिर क्या करेंगे? फिर हम क्लास वाइज कराएंगे अप्रत्यक्ष रूप से, अपने अपने क्लास में कराओ और फिर उसमें से सबका रिजल्ट देख के हम किसी एक को बनाएंगे। तो इसी तरह से सेम शासन प्रणाली है, सब वोट डालते हैं जिस व्यक्ति को हम जिताना चाहते हैं। अब जैसे मोदी जी है, ये है तो गुजरात के, लेकिन मंत्रिमंडल में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो सभी ने समर्थन किया, तभी तो ये सरकार तक पहुंचे। अब लोग खुश होंगे तो आगे बनाएंगे, नहीं होंगे तो इनको चेंज कर लेंगे। हर 5 साल बाद लोगों के पास ये ऑप्शन होता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताओ, जो ये लोकतंत्र है सबसे पहले कहां से आया? किसके माइंड में ये चीज आई कि लोकतंत्र का शासन होना चाहिए? कहां से सबसे पहले किस देश ने किया इसको? अब्राहम लिंकन तो बेटा एक अर्थशास्त्री थे, अर्थशास्त्र का ज्ञाता थे ये तो। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति हुए और बहुत बड़े दार्शनिक हुए। इन्होंने बहुत सारे कोटेशंस अपने विचार से लिखे हैं, जैसे हम अपने अब्दुल एपीजे कलाम थे, ऐसे ये रोमन गणराज्य से सबसे पहले डेमोक्रेसी जो शब्द है डेमोस और प्लेटिया यहां से आया, यूनान के नगर एथेंस से, रोमन से नहीं एथेंस से। 1000 ईसा पूर्व, आज हम देखो कौन सी स्थापना करके कितने साल पहले लोकतंत्र की जो धारणा थी ये वहां से निकल कर आई। फिर एक देश ने अपनाई, फिर इसके फायदे नजर आए, फिर दूसरे देश ने इसको अपनाया, फिर इसके फायदे नजर आए, लेकिन सहज राजतंत्र की समाप्ति। बेटा आपके नेट में प्रॉब्लम है, देखो आप कहाँ बैठे हो, नेट इश्यूज हो जाते हैं कई बार, उसकी वजह से नहीं आते। जहां भी लोकतंत्र आया बहुत सारे संघर्षों के बाद आया, क्रांतियों के बाद आया, बहुत सारे मतलब उथल पुथल के बाद कहीं भी लोकतंत्र स्थापित हुआ है, तो बहुत ज्यादा उथल पुथल उलट फेर के बाद। ठीक है बेटा, नाउ टाइम हो गया है आपका, आप क्लास को छोड़ सकते हैं बेटा, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया, 2-1 मिनट है, आप अपनी वहां की प्रिपरेशन करो, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपके पास भेज रही हूँ। ओके बेटा, ठीक है, हाँ जी, ओके, गुड बाय।